हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, सिलेबस हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं और हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके, तो आपको दो सूची दे रखी है, उनको सुमेलित करना है। एक सूची में आपके हड़प्पीय स्थल ले रखे हैं, दूसरे उनके स्थिति दे रखी है। तो मांडा आपके कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? मांडा कहाँ पर है आपके? तो मांडा है आपके जम्मू और कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ पर है आपके? ये है महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ पर है? ये आपके राजस्थान में है। और राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। मांडा कहाँ पर है आपका? मांडा है आपके जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर है मांडा? आपके जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ पर है? आपके राजस्थान में है। और राखीगढ़ आपका हरियाणा में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन आपके सही है? तो संविधान के निर्माण के संबंध में आपको बताना है कि कौन कौन से कथन आपके सही हैं। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला कथन सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, उसका संविधान के निर्माण पर असर था। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आपका सेकंड जो है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ये भी आपका सही है। और नेक्स्ट उसके बाद आपका थर्ड, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ये भी आपका सही है। तो भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। तो इसलिए आपके तीनों कथन सही है, फोर्थ आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कर्क रेखा आपके कौन कौन भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनसे होकर गुजरती है? कर्क रेखा गुजरात, छत्तीसगढ़ है आपका इसमें, और उत्तर प्रदेश है, और आपका झारखंड है। तो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? ये आपकी गुजरात से होकर गुजरती है। नेक्स्ट आपका छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है और आपके झारखंड से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं भारत के जो आपके कर्क रेखा पर पड़ते हैं। इसमें आपका गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, एक आपका राजस्थान। नेक्स्ट आपका मध्य प्रदेश है, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड भी हो गया, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। ओके, पश्चिम बंगाल है, और आपका त्रिपुरा है, त्रिपुरा, और आपका मिजोरम, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। ये आपके 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं या कर्क रेखा इनसे होकर गुजरती है। गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। ओके, ये आपके भारत के 8 राज्य हो गए जिनसे आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर आपके वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? यह पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम
मूल वेग से कम होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान आपके लगभग 2.4 किलोमीटर सेंटीमीटर है तथा धरती पर पलायन वेग आपके 11.2 है। चंद्रमा पर पलायन वेग आपकी पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज्यादा होने के कारण वहां से पलायन कर जाते हैं। इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है इसमें हमारा, भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या 9 है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ किया गया था। और नेक्स्ट इसके बाद है हमारा, नीली क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से है। ओके, नीली क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से है। तो इसमें आपको बताने की कौन कौन से कथन आपकी सही है। ओके, कौन कौन से कथन आपके इसमें सही हैं। तो कौन कौन से सही है आपके, यहाँ पर आपका पहला कथन सही है, भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट उसके बाद आपका सेकंड कथन है, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या 9 है। और नेक्स्ट इसके बाद है आपका, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ किया गया। ये भी आपका सही है। बट लेकिन जो आपका फोर्थ कथन है ये आपका गलत है। नीली क्रांति का संबंध सरसों से नहीं है बल्कि किससे है, ये आपके मत्स्य पालन से है। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य पालन से है, ना कि सरसों से। बाकी तीनों आपके सही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी आपकी नगरीय सभ्यता। ओके, उत्तर वैदिक समाज था आपका कृषक समाज, ऋग्वैदिक समाज था आपका चारागाह समाज, और आपका मध्यकाल था जमींदारी काल। तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो गई नगरीय सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज आपकी कृषक था, ऋग्वैदिक समाज चारागाह था, और आपका मध्यकाल जमींदारी का था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथन आपके कथनों में से कौन सा गलत है, कौन सा है, कौन से कथन आपके गलत हैं। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके कौन कौन से कथन सही हैं, एक तो आपका सेकंड यानी कि बी, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। मतलब कौन कौन से कथन आपके यहाँ पर गलत हैं, तो आपका बी जो है ये गलत है। नेक्स्ट आपका सी, भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये भी गलत है। और नेक्स्ट इसके बाद आपका डी है, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, ये भी आपका गलत है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भाग 3 जो है ये अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं। इसके अलावा अमेरिकी संविधान से आपके उद्देशिका का विचार लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता इत्यादि लिए गए हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दे रखा है 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार है। तो 21 के अंतर्गत आपके अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार नहीं आता। 21 के अंतर्गत क्या आता है आपके, 21 आप मृत्यु का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूलभूत अधिकार नहीं है। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान में संघीय के साथ साथ एकात्मक विशेषताएं भी पाई जाती हैं। भारत का संविधान संघीय विशेषताओं के साथ साथ आपका एकात्मक भी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उच्चतम, तो भारतीय संविधान आपका अर्ध संघीय संविधान है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार मौलिक अधिकारों सहित संविधान के सभी प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है, परंतु संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था के साथ मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच
संतुलन और सामंजस्य संविधान की मूल संरचना में शामिल है। तो मूलभूत अधिकारों को हटाया नहीं जा सकता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ओके, एक तरफ आपकी नहर परियोजना दे रखी है, दूसरी तरफ इनकी आपको अवस्थिति दे रखी है। तो घाट प्रभा नहर परियोजना कहाँ पर स्थित है? आपकी कर्नाटक में। उकाई नहर परियोजना गुजरात में। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में। जवाई परियोजना आपके तमिलनाडु में। तो आपकी जो सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन डी जवाई परियोजना, आपकी जवाई परियोजना तमिलनाडु में नहीं है। जवाई परियोजना राजस्थान में है। कहाँ पर है आपके? राजस्थान में। राजस्थान में लूनी नदी पर। ओके, जवाई परियोजना जो है ये राजस्थान में लूनी की सहायक जवाई नदी, लूनी की जो सहायक नदी आपकी जवाई नदी से संबंधित है। ओके, जवाई नदी से संबंधित है। बाकी आपकी उकाई नहर परियोजना, उकाई जो है ये आपके कहाँ पर है? ये है आपकी तापी नदी पर। कहाँ पर है आपके? तापी नदी पर। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद हमारा घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक की घाट प्रभा और नीरा नहर परियोजना में नीरा नहर परियोजना, सॉरी, घाट प्रभा कहाँ पर है आपके? घाट प्रभा नदी पर। कर्नाटक में आपके घाट प्रभा नदी पर। और नीरा नहर परियोजना ये कौन सी नदी पर है आपके? महाराष्ट्र में नीरा नदी से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? नीरा नदी से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाई परियोजना। ये आपके राजस्थान में लूनी की सहायक नदी जवाई नदी से संबंधित है, ना कि आपके तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? कौन सा द्रव है आपका जिसके एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? लैक्टिक एसिड है, पायरुविक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, या आपका यूरिक एसिड है? तो वो है आपका लैक्टिक एसिड। ओके, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों यानी कि मसल्स में लैक्टिक एसिड का संचय हो जाने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होने लगता है। तो लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में तृतीयक क्षेत्र यानी कि टर्जरी सेक्टर में सम्मिलित है। टर्जरी सेक्टर में कौन कौन आता है आपका? व्यापार एवं परिवहन, वित्त एवं वास्तविक संपदा, नेक्स्ट आपका वानिकी और मत्स्यिकी। तो यहाँ पर आपके आते हैं व्यापार और परिवहन और वित्त एवं वास्तविकी आपके टर्जरी सेक्टर में आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था आपके 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध हुआ था आपके 23 जून 1757 को। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध आपके 1576 में हुआ था। और नेक्स्ट आपका तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1192 में। ओके, तराइन का युद्ध हुआ था आपका 1192 में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध आपको 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुए इस युद्ध में मीर जाफर, यार लतीफ तथा राय दुर्लभ के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई थी। कलिंग का युद्ध हुआ था आपका 261 ईस्वी पूर्व में। इस युद्ध में आपके अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में मुगल सम्राट अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर विजयी हुआ। नेक्स्ट आपका तराइन का द्वितीय युद्ध है जो 1192 में हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी आपका विजयी हुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो कौन से अनुच्छेद में आता है ये आपके, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में। तो ये आता है आपके अनुच्छेद 22 में। ओके, संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। ओके, इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है उसे ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन डी, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 22 से प्रदत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में आपके परियोजना दे रखी है, दूसरी सूची में अवस्थी दे रखी है। तो भाखड़ा जो है ये आपकी कौन सी नदी पर स्थित है? ये आपके अवस्थित है सतलुज नदी पर। कौन सी नदी पर अवस्थित है आपके? सतलुज नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हीराकुंड। हीराकुंड तो ये कौन सी नदी पर अवस्थित है आपका? हीराकुंड। हीराकुंड अवस्थित है आपकी, हीराकुंड आपकी महानदी पर। इडुक्की आपकी पेरियार नदी पर और नागार्जुन सागर आपकी कृष्णा नदी पर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाखड़ा आपकी सतलुज नदी पर, हीराकुंड महानदी पर, इडुक्की पेरियार नदी पर और नागार्जुन सागर परियोजना आपकी कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्त दान की आवश्यकता होती है किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? एक आदमी है, उसका किसी मनुष्य का एक्सीडेंट हो गया या वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसे आपके रक्तदान की जरूरत है, तो उसका आपके ब्लड टेस्ट कराने का टाइम भी नहीं है, तो उसे बिना टेस्ट कराए कौन सा ब्लड दिया जा सकता है? ओ नेगेटिव, ओ ए बी पॉजिटिव या आपका ए बी नेगेटिव। तो उससे आपके दिया जा सकता है ओ नेगेटिव। ओके, ओ नेगेटिव दिया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न को उनके कालक्रम अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद को दी गई, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट आपका स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। नेक्स्ट उसके बाद है आपका भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना। तो इन सभी घटनाओं को इनके कालक्रम अनुसार आपको लगाना है। तो सबसे पहले आपकी कौन सी घटना हुई थी? सबसे पहले आता है आपका भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना। फिर उसके बाद सॉरी, पहले आपकी सबसे पहले आएगी राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। फिर उसके बाद भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना। फिर उसके बाद आपका स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया और फिर उसके बाद आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद को दी गई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिसंबर 1951 में दी गई थी। दिसंबर 1951 में संसद में प्रस्तुत की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? आपके 6 अगस्त 1952 को हुआ। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार आपके कब हुआ था? ये हुआ था वर्ष 1949 में हुआ। ओके, और आपके भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? ये बना था आपका, तो कब बना था ये आपका? ये बना था आपका 1945 से। ओके, 1945 से बना था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नहीं होगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी होगा। पहले आपका भारत अंतरराष्ट्रीय मृदा कोष का सदस्य बना, उसके बाद आपके स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मृदा का अवमूल्यन किया गया और भारत प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद को दी गई और उसके बाद आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। तो करेक्ट आंसर आपका डी नहीं था, डी गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। बंगाल का विभाजन आपके क्यों किया गया था? हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाल राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए और बंगाल के विकास के लिए। तो बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था आपके बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। ओके। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः आपके बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना था, बंगाली आबादी का बंटवारा करना था, एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा आपके सही नहीं है? तो उपराष्ट्रपति के संबंध में आपको बताने की कौन से कथन आपका सही नहीं है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। किसी राज्य के विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका सही है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट आपका उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। और नेक्स्ट इसके बाद आपका फोर्थ, उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। फर्स्ट और फोर्थ कथन आपके सही हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, इसलिए आपका पहला कथन गलत है। ओके। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत एवं सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिसे लोकसभा सहमत हो उससे हटाया जा सकता है। इस प्रकार आपका चौथा कथन जो है ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पहला और चौथा कथन आपका सही है, मतलब आंसर सही है, बट ये उपराष्ट्रपति के संबंध में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून परिघटना आपकी कब होती है? जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो, जब एक कैलेंडर वर्ष में दो लगातार माहों में चार पूर्णिमाएं हों, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में दो पूर्णिमाएं हों, या आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्लू मून परिघटना आपकी तब होती है, कब होती है ब्लू मून परिघटना आपकी? जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो। नासा के अनुसार ब्लू मून वह परिघटना होती है जब किसी एक माह में दो पूर्णिमा हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ओके। आर्किमिडीज के प्लवन के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का भार पानी में कम तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। वस्तु के भार में प्रतीत कमी पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगाए गए बल के कारण होती है तथा यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होती है।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो इसमें से कौन है आपका जो मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? साहूकार है, ऋणी है, नेक्स्ट आपका बचत खाता अकाउंट रखने वाले, या आपके राजकीय पेंशनर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऋणी। ओके, मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा के मूल्य अथवा मुद्रा की क्रय शक्ति पूर्व की अपेक्षा कम हो जाती है तथा ऐसी अवस्था ऋणी के लिए लाभदायक तथा ऋणदाता वर्ग के लिए हानिकारक होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति में आपके सर्वाधिक लाभ ऋणी को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना से संबंधित स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना, काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, नेक्स्ट आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, और नेक्स्ट आपका भारतीय द्वारा इस आशय की अनुभूति की उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला आपका सही है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, और नेक्स्ट इसके बाद हमारा सेकंड, काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आपको बताने की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही आपका सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति आपकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये आपके अनुच्छेद 148 के खंड एक में आपका इसका प्रावधान आता है। नेक्स्ट आपका, कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता बल्कि उसे उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ओके, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कैग जो है आपके महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनको राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता, उनको उन्हीं रीति और आधारों से हटाया जा सकता है जिस तरीके से आपके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताने की कौन सा सही सुमेलित नहीं है। रेड क्लिफ रेखा आपके भारत और पाकिस्तान के बीच है, मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है, डूरन रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच है, हिंडनबर्ग रेखा आपके बेल्जियम और जर्मनी के बीच है। तो यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी, डूरन रेखा जो है वो आपके बांग्लादेश और भारत के बीच नहीं है। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताने की कौन सही सुमेलित नहीं है। मैग्नीशियम आपके आतिशबाजी से संबंधित है, यूरेनियम आपके परमाणु बम से, सिल्वर आपके इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है, और जिंक आपके गैल्वेनीकरण से संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, सिल्वर आपके इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज नहीं होता, ये आपका टंगस्टन यूज होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में आपके क्या यूज होता है? टंगस्टन यूज होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रेपो रेट विचारणीय होता है। रेपो रेट आपके विचारणीय कब होता है? मौद्रिक नीति के अंतर्गत, राजकोषीय नीति के अंतर्गत, नेक्स्ट आपका श्रम नीति के अंतर्गत, जनसंख्या नीति के अंतर्गत। तो रेपो रेट आपके विचारणीय होता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत।
जब कोई व्यक्ति या संस्था इस समझौते या विकल्प के साथ कोई प्रतिभूति किसी को बेचता है कि उसे एक निश्चित अवधि के बाद क्रय कर लेगा, तो इसे सामान्यतः रेपो या आपके पुनर्क्रय विकल्प कहते हैं। तथा जब कोई क्रेता इस समझौते के अंतर्गत कोई प्रतिभूति क्रय करता है कि एक निश्चित अवधि के बाद उसे विक्रेता को देना होगा या आपके बेच देगा, तो इसे रिवर्स रेपो कहते हैं। ये दोनों क्रियाएं मौद्रिक अधिकारियों द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता प्रबंधन या तरलता समायोजन के लिए की जाती हैं। रेपो दर का प्रयोग मौद्रिक नीति के अंतर्गत साख नियंत्रण के तौर पर किया जाता है। यह क्रिया मौद्रिक नीति के परिणामात्मक या मात्रात्मक तरीके के अंतर्गत उपयोग में लाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। रेपो रेट विचारणीय होती है आपके मौद्रिक नीति के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए। तो आपको ये कुछ घटनाएं दे रखी हैं, इन्हें इनके काल क्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो आपकी दांडी यात्रा है, साइमन कमीशन दे रखा है, पूना समझौता दे रखा है और आपको गांधी इरविन समझौता दे रखा है। तो पहले आपका क्या हुआ था, पहले इनमें हुआ था आपका साइमन कमीशन आया था, फिर उसके बाद आपकी दांडी यात्रा हुई, फिर उसके बाद आपकी इन गांधी इरविन समझौता हुआ और फिर उसके बाद आपका हुआ था पूना समझौता। ओके, साइमन कमीशन कब आया, साइमन कमीशन आया था आपकी 1927 में, दांडी यात्रा आपकी 1930 में, गांधी इरविन समझौता 1931 और आपकी पूना समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन पूना समझौता हुआ 1932 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 153 के अंतर्गत आपके राज्यपाल का पद आता है। अनुच्छेद 154 के अंदर आपके राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार है। अनुच्छेद 155 के अंदर आपके राज्यपाल को हटाना है और अनुच्छेद 156 के अंतर्गत आपके राज्यपाल की पदावधि यानी कि उसकी टर्म आती है। तो आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 155 में आपके राज्यपाल को हटाना नहीं आता। अनुच्छेद 155 जो है ये राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान आपके कहाँ पर उपस्थित है, क्यू इंग्लैंड में, पेरिस फ्रांस में, हावड़ा भारत में, टोक्यो जापान में। तो विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान आपके स्थित है क्यू इंग्लैंड में। ओके, इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल बोटेनिकल गार्डन की स्थापना कब हुई थी, 1759 ईस्वी में हुई थी। 1759 ईस्वी में हुई थी। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। इसमें पौधों की 40,000 से अधिक प्रजातियां हैं तथा यह विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपके क्यू इंग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो तत्व आपका कौन सा है, फोस्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है या आपका कैल्शियम है। तो वो है आपका फोस्फोरस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोस्फोरस खनिज लवण के रक्त में उपस्थित होने से शारीरिक अम्ल एवं क्षार का संतुलन ठीक रहता है। इस खनिज के मुख्य स्रोत हैं आपके दूध, पनीर, अंडे का पीला भाग, मांस, मछली, दाल, मेवे तथा सभी धान्य, ये आपके फोस्फोरस के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्चुअरीज शब्द संबंधित है। एक्चुअरीज शब्द आपके किससे संबंधित है, बैंकिंग से, बीमा से या आपके शेयर बाजार से या उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। तो ये संबंधित है आपके बीमा से।
किससे संबंधित है एक्चुअरीज? बीमा से संबंधित है। एक्चुअरीज शब्द बीमा क्षेत्र से संबंधित है। एक्चुअरीज का संबंध भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के वित्तीय प्रभाव के आकलन से है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ओके, तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो क्लास को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट कर कर जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए प्रैक्टिस सेट के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।